तो किसी भी स्थिति में चाहे राहु आपकी कुंडली में कितने ही गोचर से कमजोर जा रहे हों, फिर भी आपको इनका सकारात्मक और अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। रविवार के कार्यक्रम में कई बार तो लोग इतनी शिकायत करने लगे कि पंडित जी आप खाली जो कार्यक्रम बनाते हैं वो धन से ही संबंधित बनाते हैं, आप राशि परिवर्तन बनाइए और हम लोग आपके इस राशि फल के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सो लेकर के उपस्थित हूं आप लोगों के सामने। आज से अब एक ही कार्यक्रम में बना दूंगा। देखता हूं, जैसे मेष राशि से लेकर के या मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक 12 राशि और 12 लग्न के जातकों के ऊपर 30 अक्टूबर से जो राहु का मीन राशि में गोचर होने वाला है, जो अब 2025 के 18 मई तक रहने वाले हैं, इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पे कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं जो राहु के गोचर को लेकर के है। राहु के बारे में ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उनके गोचर के प्रभावों को लिखा गया है, राहु देह क्षयम वित्त विनाश सौख्यम दुखार्थ नाशौ सुखनाश मृत्यु। आगे लिखा है, हानिम च लाभम शुभगम व्ययम च कुर्यात् तमो जन्म ग्रहात् क्रमेण। इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, राहु जब अपने गोचर में आते हैं, जब कभी भी वो परिवर्तन करते हैं किसी राशि के सापेक्ष, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक होने वाला है सभी लोगों के लिए। तो राहु के गोचर के बारे में बात कही है कि जब राहु अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, मतलब वो एक आकाश मंडल के एक हिस्से से उठ करके जब पीछे जाते हैं, तो वो सभी राशियों को, मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो किसी खास संबंध में जाएंगे तभी आपके किसी राशि को प्रभावित करेंगे या लग्न को प्रभावित करेंगे, वो सभी को। और इतना ही नहीं, वो भूमंडल को तो प्रभावित करते ही हैं, जो ज्योतिष जैसे विषय को नहीं मानता जानता है उसको भी वो वैसे ही प्रभावित करते हैं। देह की हानि, धन का क्षय, वित्त का नुकसान, स्वास्थ्य का लाभ, और उसमें भी नुकसान देते हैं। इसके साथ साथ वो हानि भी देते हैं, लाभ भी देते हैं, दूरगामी परिणामों को कमजोर कर देते हैं, आशावादी प्रवृत्ति को कमजोर करके निराशावादी माहौल खड़ा करते हैं, मतभेद देते हैं और दुरस्थ ले जाकर स्थापित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार आपको लालची भी बनाते हैं, आपको भ्रम में रखते हैं, कलुषित मानसिकता उत्पन्न होती है, बेवजह की यात्राएं करनी पड़ती हैं और मन अव्यवस्थित रहता है। इतना ही नहीं, कई बार वो इतना ज़्यादा भ्रम देते हैं कि जब आप कोई भी कारोबार करने चलते हैं तो उसके वास्तविक प्रभावों को वो ओझल कर देते हैं और उसके निश्चित परिणामों में अंतर देने लगते हैं। मेष राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रह राहु वृषभ राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, या लग्न में चतुर्थ में और दशम में या पंचम में या नवम में बैठे हैं, या जिस राशि में बैठे हैं उस भाव के अधिपति के संग ही बैठे हैं, उस भाव का अधिपति भी वहीं बैठा है, और जिस राशि में बैठे हैं या तो उस राशि का अधिपति उनको देख रहा है या कहीं ना कहीं से उन पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो किसी भी स्थिति में चाहे राहु आपकी कुंडली में कितने ही गोचर से कमजोर जा रहे हों, फिर भी आपको इनका सकारात्मक और अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए अगले 18 महीने तक का ये गोचर राहु का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा मेष राशि पे। अब बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न के जातकों की। ये लग्न और राशि के लिए मैं बता रहा हूं, और ये आपको आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं तो। अभी वर्तमान में मेष राशि वालों के लिए गुरु उनके राशि से ही गोचर कर रहे हैं, पर बात हमारी राहु पे है। तो आपकी राशि से राहु कहाँ जा रहे हैं? 12वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेष राशि वालों के लिए राहु का उनकी राशि से 12वें जाना, और चूंकि राहु अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो अगले 18 महीने तक रहेंगे, और मीन राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र है उसमें है पूर्वा भाद्रपद का एक चरण, मतलब पूर्वा भाद्रपद में 4 चरण में से एक चरण राहु मीन राशि के अंतर्गत, उसके बाद वो
4 चरण उत्तरा भाद्रपद का बिताएंगे और फिर रेवती नक्षत्र के 4 चरण बिताएंगे और ये पूरा प्रक्रम होते होते 2025 का 18 मई आ जाएगा। जब तक ये पूरी 18 महीने की यात्रा करेंगे तब तक राहु का जो प्रभाव मेष राशि के लिए कैसा रहे, आपकी राशि से चूंकि ये 12वें हैं और ये जो गुरु का प्रभाव है ये अप्रैल में बदलने वाला है और इससे पहले मेष राशि में ही गुरु और राहु का संयोग था जो मेष राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं था। किसी भी स्थिति में ऋण वगैरह का संबंध बना रहे थे जीवन से और कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे रहे थे, दाम्पत्य में कमजोरी दे रहे थे। अब ये भ्रम टूटेगा और जब ये भ्रम टूटेगा जो कि कई बार वास्तविक रूप में व्यक्ति को प्रभावित कर रहा था, अब इनके 12वें भाव में जाने से व्यक्ति को यात्राएं मिलेंगी। मतलब मेष राशि वालों को जीवन में सबसे पहले 12वें जाने के कारण यात्राएं बनेंगी। अब यहां से मेष राशि वालों को अपने किसी भी यात्रा पे जाने से पहले आपको निश्चित रूप से अपने यात्रा की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और अपने व्यय का संकुचन करना चाहिए। मतलब आप जो भी व्यय करने जा रहे हैं उसको पहले ध्यान से देख लें कि आप जो व्यय कर रहे हैं वो सच्चे अर्थ में वो प्रासंगिक है या फिर नहीं है। जहां यात्रा पे जा रहे हैं या फिर ऑफिस के काम से ही जा रहे हों तो अगर हो सके तो उस पर अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लें कि वहां जाने के बाद आपको उधर से क्या मिलने वाला है या फिर जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए सच्चे अर्थ में गोचर का फल आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। मतलब इसमें ये बेवजह की यात्राएं भी करवा सकते हैं। कई बार आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा और बेवजह की यात्रा के साथ साथ नुकसान के योग भी बनेंगे, अर्थतंत्र प्रभावित होगा और घर परिवार से दूर रहने का माहौल बनेगा। इतना ही नहीं, कई बार वो आपको ऋण में लेके जाएंगे, ये कई बार स्वास्थ्य पे भी पैसे खर्च करवाएंगे, पति पत्नी के बीच का माहौल भी कमजोर हो सकता है और कई बार शारीरिक संबंधों में कमजोरी के साथ साथ पैरों में दर्द और पैरों में चोट लगने का भी योग बनेगा। इसके साथ साथ आपके जीवन में कई बार ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी चापलूसी भी करेंगे और आपको नुकसान में लेके जाएंगे। सरकार पक्ष से अभी आपको कोई ऐसा नुकसान तो नहीं होगा, पर निसंदेह हमें अभी किसी को भी कुछ भी उत्तर देने से पहले बचना चाहिए और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके उससे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर कोई डील करने जा रहे हैं तो थोड़ा उस पर विचार कर लीजिए, अगर संभव हो सके तो आप उस पर उसके और भी गहराई से उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए ये जो गुरु का प्रभाव है वो तो ठीक है, पर राहु का 12वें जाना व्ययात्मक और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पे मनन और चिंतन करने को कह रहा है। 12वें राहु हैं, अगर हो सके तो काले तिल का अर्पण भगवान शिव पे किया करिए। इसके अतिरिक्त अगर गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के गायत्री मंत्र का जप करने से भी बहुत बल मिलेगा। इतना ही नहीं, आदित्य हृदय स्तोत्र का अनुष्ठानिक पाठ करना भी बहुत लाभ करेगा। ये मेष राशि वालों के लिए है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का 11वें भाव में जाना कैसा है। जैसे आपकी राशि ये है, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं या तो फिर आपका लग्न वृषभ है, तो वृषभ राशि से या वृषभ लग्न से राहु कहाँ जा रहे हैं? 11वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किसी भी राशि से और किसी भी लग्न से राहु का 11वें जाना लाभदायक होता है। मेष राशि वालों के लिए जितना लाभदायक नहीं था उससे ज्यादा राहु का गोचर मीन राशि में वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि से ये 11वें हैं और गौर करिए तो 11वें भाव में अगर काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो 11वें भाव में 11 नंबर लिखेगा और राहु मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। इसका अर्थ होगा कि जब आप अपनी मूल जन्म कुंडली से काल पुरुष की कुंडली का समानांतर अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 11वें भाव में राहु का गोचर वृषभ राशि वालों से बहुत बढ़िया है। कारण कि जब वृषभ राशि के अधिपति की चर्चा होती है और मीन राशि के अधिपति की चर्चा होती है तो दोनों ही ये शुभग्रह हैं और जिस राशि के आप हैं और जिस लग्न के आप हैं उस लग्न और राशि के अधिपति राहु के परम मित्र होते हैं शुक्र। इस वजह से 11वें भाव में जाना धन लाभ के लिए, संतान के लिए और भाग्य के लाभ के लिए, इतना ही नहीं करियर की सफलता के लिए, उत्तरोत्तर फल प्राप्ति के वृद्धि के लिए, सुख सौख्य की वृद्धि के लिए, संतान से निकट संबंध के लिए
आपस में लोगों को प्रेम बांटने और प्रेम देने के लिए घर का माहौल बड़ा ही सुखद और सौम्य बना रहेगा। मतलब अगले 18 महीने के लिए अगर आप सिर्फ चतुर्थी का व्रत उठा लें तो अगले 18 महीने ये राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। और वैसे भी ये सारे ही ग्रह अगर आपके मूल जन्म कुंडली में, मतलब अगर गुरु भी अच्छे हैं, राहु भी अच्छे बैठे हैं, जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि या तो वो केंद्र में बैठे हों, या पंचम नवम में बैठे हों, या तो मिथुन के बैठे हों, कन्या के बैठे हों, तुला के बैठे हों, कुंभ के बैठे हों, और या तो जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उनके संग बैठा हो, तो ये राहु का गोचर अगले 18 महीने के लिए, मतलब 2025 के 18 मई तक आपके लिए बड़ा ही सुखद रहने वाला है, जिसमें यात्राएं बड़ी लाभदायक होंगी। आप अपने बल पे बहुत सारी चीजें प्राप्त करेंगे, ढेर सारा कारोबार आगे बढ़ सकता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ विवाह के योग भी बनेंगे। हालांकि मैं एक बात कह दूं तो अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में वृषभ राशि के लोगों के लिए अगर शनि और राहु अच्छे बैठे हैं तो ये गोचर और भी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। चौतरफा विकास के योग बनेंगे, पर करना है चतुर्थी का व्रत और विधिवत गणेश जी की पूजा करिए। अब मीन राशि के बाद के गोचर के लिए मिथुन की चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए मीन राशि में राहु का गोचर कैसा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझा भी रहा हूं। जैसे आपकी राशि और लग्न ये है, मतलब लग्न में या तो 3 नंबर लिखा है या तो फिर चंद्रमा आपके यहीं बैठे हैं। अब यहां से राहु का गोचर 10वें भाव में जा रहा है। अब राहु का 10वें भाव में बैठना यानी कि काल पुरुष की कुंडली से राहु 10वें स्थान में गोचर करेंगे, यानी कि 10 नंबर की राशि से, और आपके मूल जन्म कुंडली में भी अगर राहु अच्छे बैठे हैं केंद्र त्रिकोण में या शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह के नक्षत्र में या अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, या फिर किसी भी स्थिति में अगर वो शुभ ग्रह के संग बैठे हैं, तो ये गोचर आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है। चाहे ये करियर को हो, क्योंकि 10वां स्थान सामाजिक छवि का होता है, सामाजिक उत्थान का होता है, पिता के साथ संबंधों को बहुत ही कोमलता मिलती है। आपका कारोबार में मन बड़ा लगेगा और विचखोपड़ा दिमाग हो जाता है। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति का दिमाग इस समय काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से स्थिति को स्पष्ट करता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि के योग बढ़ेंगे, कारोबार में लाभ के कई योग बनेंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा, पिता के साथ पिता की संपत्ति का सदुपयोग होगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में चौतरफा भाग्य की वृद्धि, आध्यात्मिक पक्ष का उजागर होना, और वो तीर्थ यात्रा का दर्शन भी करेगा, अपने काम से मतलब रखता हुआ जीवन के श्रेष्ठ शिखर को प्राप्त करेगा। ये अगले 18 महीने तक राहु का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा रहने वाला है। मैं इससे भी कमजोर नहीं कहूंगा। जितने भी मेरे नियमित दर्शक हैं या जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी ये बात कह दूं, मिथुन राशि के लिए राहु का मीन राशि में जाना बिल्कुल अच्छा है, मतलब ये कमजोर नहीं होने वाला है। उपाय के तौर पे अगर आपको करना चाहिए तो प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, ताकि कारोबार में आपकी वाणी का लाभ मिलता रहे। क्योंकि जब राहु 10वें स्थान में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 10वें भाव से जब गोचर करेंगे आपके राशि से, तो वो उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे जाएगी, और वो कई बार आपके वाणी को कमजोर करने का कारण भी बन सकते हैं, या कई बार वो कठोर वाणी बोलने वाला बना सकते हैं, या कई बार वो व्यक्ति चापलूसी से युक्त होकर के वाणी बोल सकता है। इस वजह से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए अगर अपने वाक शुद्धि को और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो। क्लियर है? ये मिथुन राशि के लिए था और मिथुन लग्न के लिए। अब बात कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए राहु का मीन राशि के गोचर का फल बताएंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर कैसा है। आपकी राशि या तो कर्क है, मतलब कि चंद्रमा यहीं बैठे हैं, या तो फिर आपके लग्न कुंडली में लग्न में 4 नंबर की राशि बनी है, और आपकी राशि से ये जो राहु का गोचर है वो 9 घर आगे गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से समझिए मैं जो कहने जा रहा हूं। सबसे पहले अगले 18 महीने तक, मतलब 2025 के 18 मई तक गणपति संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये प्रत्येक दिन एक बार, और अगर प्रत्येक दिन एक बार ना कर सकें तो महीने के किसी एक बुधवार को 21 बार गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। गणेश जी को 21 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को या प्रत्येक दिन अवश्य अर्पित करना होगा आपको, कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो गणेश जी को लड्डू अर्पित किया करिए।
और अगर ये भी न बन सके तो कम से कम गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को हरा वस्त्र दान किया करिए या हरे वस्त्र से उनकी आरती उतारिए। अब बात करते हैं कि ये बीतना कैसा है, ये आपके ऊपर से बीतेगा कैसे। तो आपकी राशि से राहु 9वें भाव में जा रहे हैं, जिससे भाग्य का लाभ कमजोर होगा, मतभेद बनेंगे, बेवजह की यात्राएं होंगी, कारोबार में नुकसान हो सकता है, अनिर्णय की स्थिति बनेगी, माता पिता से मतभेद होगा, आपके व्यक्तित्व में भी गहराई कमजोर देखी जाएगी, संतान से सुख कमजोर होगा, उसको स्वास्थ्य में कमजोरी होगी, उसके साथ मतभेद हो सकता है, पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है, छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। इसके साथ साथ धन हानि के साथ कई बार बेवजह की यात्रा के कारण आपका बटुआ खाली हो सकता है। इस वजह से अभी किसी भी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल ही शांत रखें, बेवजह के कामों में अपनी ऊर्जा ना लगाएं और जितना ज़्यादा हो सके अगले 18 महीने तक अपने प्रत्येक निर्णय को कई बार एनालाइज करें, उसे समझें और जो कुछ भी आप निर्णय लेना चाहते हैं उस पर थोड़ा विचार करना होगा। और जितना मैंने उपाय बताया है अगर इतना भी कर लेंगे तो काफ़ी होगा। वैसे एक बात और है, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ आपको किसी भी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी होता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए या कर्क लग्न के जातकों के लिए अगले 18 महीने तक प्रत्येक दिन शाम को गीता जी के 5वें और 18वें अध्याय में से किसी एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। आपकी राशि या आपका लग्न अगर सिंह है तो आपकी राशि से या लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वें भाव में गोचर राहु का होने वाला है। और राहु के 8वें भाव से गोचर के बारे में मैंने कार्यक्रम बनाया है राहु केतु से संबंधित प्लेलिस्ट में। आपको आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा वो कार्यक्रम। तो मैंने क्या कही कि इनका आपके राशि से 8वें जाना ना परेशान करेगा, मानसिक चिंताएं देते हैं। आप चाहे ज्योतिष को माने या ना माने, शारीरिक कमजोरी मिलती है, मानसिक कमजोरी होती है, बेवजह का नुकसान होता है, उल्टे पुल्टे निर्णय लेंगे आप, गलत लोगों से मित्रता बनेगी, अच्छाइयाँ बुरी लगेंगी, बुराइयाँ अच्छी लगेंगी, लोगों से मिलना जुलना बेवजह का भी होगा, घर में कलह का वातावरण बनेगा, कोई नई डील करेंगे उसमें आपको बेवजह का नुकसान होगा, व्यय बढ़ सकता है, मानसिक विकृति होती है, मन चंचल होता है, स्थिरता नहीं रहती है, बेवजह के कामों में नुकसान होता है, मतभेद भी बनेगा, विचार भी विदीर्ण होते हैं और घर में कलह का वातावरण भी बनता है। इसका अर्थ है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगले 18 महीने का गोचर जो राहु का होने वाला है, हालांकि आपके राशि और लग्न पे गुरु की दृष्टि है, इस कारण से कम आपको उतना फायदा तो नहीं, पर कुछ न कुछ गुरु का जो आपके ऊपर गुरु की दृष्टि है उससे कुछ न कुछ जरूर फायदा होता रहेगा। पर आपकी राशि से 8वें भाव में राहु का गोचर ठीक नहीं है। इस वजह से भविष्य की चिंता अभी ज़्यादा मत करिए, चुपचाप अपने काम पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को नेचुरल बनाइए और बहुत ज़्यादा विचार करके अपने आप को परेशान करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये राहु आपको किसी न किसी तरीके से मानसिक व्यथा में डालना चाहते हैं और ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें इसको संतुलित करने के लिए अपनी कुंडली के सूर्य को बलवान बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में जो मूल जन्म कुंडली बनी है, अगर उसमें राहु लग्न में, चतुर्थ में, दशम में, पंचम में, नवम में बैठे हैं या फिर अगर 7वें में भी बैठे हैं और शुभ ग्रह के संग बैठे हैं या उस भाव के अधिपति के संग बैठे हैं या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तब ये राहु आपको उतने कष्ट नहीं देने वाले हैं। अगर राहु आपकी मूल जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं, अगर उस पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है या फिर वो अगर उस भाव में ही बैठे हैं जहां वो भाव का अधिपति भी बैठा है, तो फिर ये राहु का गोचर आपके लिए उतना कष्टकारी नहीं होगा जितना मैंने कहा है। क्लियर बात है, कोई उधेड़ बुन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ये राहु का गोचर आपके लिए थोड़ा कष्ट दे सकता है अगर राहु की स्थिति आपकी मूल जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं बनी है तो। अब बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए राहु का आपकी राशि से और लग्न से 7वें भाव यानी कि मीन राशि में गोचर का प्रभाव कैसा है। सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में भी, मूल जन्म कुंडली में भी राहु कन्या राशि में, तुला में, कुंभ में या फिर मिथुन में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं, या तो लग्न, चतुर्थ, दशम, पंचम और नवम, सप्तम में बैठे होंगे तो थोड़ा बहुत कष्ट देंगे।
तो बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये राहु आपकी राशि से 7वें और लग्न से 7वें भाव में है, और इनका गोचर यहाँ के लिए भी ठीक नहीं था, यहाँ के लिए भी ठीक नहीं है, और यहाँ के लिए भी ठीक नहीं है। मतलब कन्या राशि वालों के लिए भी ये कई बार रक्त जनित बीमारियां देंगे। ये पहली बात। दाम्पत्य में मतभेद होगा क्योंकि ये 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव पे इनकी पूर्ण दृष्टि जा रही है। इसके साथ साथ वो कई बार पति पत्नी के बीच में मतभेद का माहौल खड़ा करेंगे। इतना ही नहीं, कई बार वो आपके दैनादिक कृत्यों को भी कमजोर करेंगे, और इससे भी ज्यादा कमजोरी कि ये जो होता है वो भ्रम देता है, तो रिश्तों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, कई बार ये आपके दादा के प्रभावों को भी कमजोर करेंगे, उनके साथ संबंधों को भी कमजोरी मिलेगी। और आपके जो छोटे समाज के लोग हैं, जो आपके जो लोग हैं जो नजदीक में घर परिवार के आसपास के लोग हैं, उनके साथ भी आपके मतभेदों को उजागर करने का ये गोचर काम करेगा। इस वजह से अभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए या कन्या लग्न के जातकों के लिए राहु का गोचर नुकसान की स्थिति को दिखाने वाला है। आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, और यात्राएं बेवजह की नहीं होंगी। आप चाह करके भी अपने कोई भी काम में रुकावट डालेंगे, या बेवजह का आलस्य आपके दिमाग पे छाया रहेगा। बिस्तर से उतरने का मन ही नहीं करेगा, किसी भी चीज को लेकर के स्पष्ट छवि नहीं बनेगी, और आपकी भी छवि को ये धूमिल करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, ये आपके प्रभावों को इतना कमजोर करने की कोशिश करेंगे कि कई बार आपके पूरे नेचर को पूरा ही ड्रास्टिक बदलाव कर देते हैं। पूरा बदल जाता है व्यक्ति का स्वभाव। अगले 18 महीने तक अपने किसी भी निर्णय को बहुत ही ज्यादा संभल करके अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सेट रखें। किसी भी स्थिति में अपने पत्नी के साथ अपना पूरा समय दें, और किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आए बिना अपने दाम्पत्य को खराब ना करें। बाहर के लोगों का प्रभाव आपके घर के माहौल को खराब करेगा, और बाहर के लोगों के आवागमन से आपके घर का माहौल भी खराब होगा। इस वजह से अगर सलाह लेनी हो तो अपने पिता और दादा से बहुत अच्छे संपर्क रखें, उनका विशेष ख्याल रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंता भी करनी चाहिए। जो भी चीजें आपको प्राप्त करनी है उसके लिए डट करके मुकाबला करिए। अपनी छवि को लेकर के और भी ज्यादा बेहतर, जितना ज्यादा हो सके प्रेजेंटेशन पे काम करिए, और अपने पराक्रम को और भी ज्यादा बलिष्ठ करिए। ये इतनी सारी चीजें कन्या राशि वालों को करनी होगी। अगर बचाव करना चाहते हैं तो कम से कम महीने के किसी एक मंगलवार को, या अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें, या अगर हो सके तो किसी भी स्थिति में भगवान गणपति की विशेष पूजा करें अपने घर में पंडित जी को बुला करके। अगर ये हो सके तो प्रत्येक दिन गंगा जल का पान करना चाहिए। गाय की सेवा, भगवान गणपति की विशेष आराधना करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, उनको हरा वस्त्र अर्पित करिए, यज्ञोपवीत अर्पित करिए, और उनको गंगा जल से उनकी मूर्ति का स्पर्श करा करके उनको कम से कम स्नान कराइए, है ना। जैसे होता है ना, अक्षत, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करिए। अगर प्रत्येक दिन हो जाए तो, और अगर ना बन पड़े तो ओम गंगणपतये नमः का स्मरण करते रहिए। अगर ये भी ना बन पड़े तो मेरी तरह जय गजानन का स्मरण करते रहिए सदैव। इससे आपके रास्ते मिलते जाएंगे, और कम से कम आपको धन हानि नहीं होगा, और आलस्य भी नहीं बना रहेगा। ये कन्या राशि वालों के लिए है। मतलब ये समय थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है, हानि हो सकती है, नुकसान के योग बनेंगे। अब बात करेंगे तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर कैसा है। ये बढ़िया है। मतलब मैं आपको कहूँ तो जैसे कर्क के लिए मैंने कहा थोड़ा कमजोर, सिंह के लिए भी थोड़ा कमजोर कहा है, और कन्या के लिए भी थोड़ा कमजोर। मैं खुद कन्या राशि का हूँ तो मुझे भी इससे बच के रहना होगा। उसके बाद अगर तुला राशि की बात करेंगे तो तुला राशि से ये गोचर 6वें जा रहे हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बढ़िया है। मतलब आपको मैं यूं कहूँगा कि ये धन के लिए भी ठीक रहेगा, आपके शत्रु के लिए भी ठीक रहेगा। मतलब शत्रुओं को आप जीत जाएंगे, और ये धनागमन का नया जो है वो रास्ता बनाता है। इतना ही नहीं, ग्रंथकार तो इतना भी कहते हैं कि 6वें भाव से राहु जब गोचर करते हैं लग्न से या राहु राशि से, तो उसके समान उसके मतलब कुल गोत्र में कोई भी पराक्रमी उस समय तक नहीं रहता। जिस व्यक्ति की मूल जन्म कुंडली में भी 6वें भाव में राहु हो तो वो व्यक्ति साहसी होता है, निर्विघ्नता से उसके सारे काम बनते हैं, उसके पराक्रम का कोई तोड़ नहीं होता, बलिष्ठ होता है, पराक्रमी होता है, अपने हठ से अपने प्रत्येक पराक्रम को अपने वश में करने वाला होता है, कोई भी निर्णय उससे चूक नहीं जाए, बिल्कुल सटीक उसका ध्येय होता है और सटीक लक्ष्य भी होता है। मतलब अगले 18 महीने तक तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर
निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। भगवान बस इतना करिएगा, ओम आदित्याय नमः का जप करते रहिएगा, अपनी कुंडली में सूर्य को बलवान बनाते रहिएगा, और अगर हो सके तो मीठा पकवान गाय को खिलाते रहिएगा, गौ माता को कम से कम करना चाहिए। इसके साथ साथ तुला राशि वालों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से सचमुच ही अच्छे परिणाम देने वाला है। धार्मिक कृत्य होगा, पराक्रम बढ़ेगा, वैभवशाली होंगे, रोग विरोधी क्षमता जो है वो बढ़ेगी, शरीर की रोग नाश होता है, शत्रु नाश होते हैं, विपरीत परिस्थितियों का खत्म होना होता है। मतलब आपकी राशि के लिए और लग्न के लिए राहु का ये गोचर आपके लिए 100% अच्छा होने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए किसी भी प्रकार से। हाँ, थोड़ा बहुत आलस्य पड़ सकता है, लेकिन कारोबार अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे, और इतना ही नहीं, ये आपके भाइयों के साथ भी आपके संबंधों को अच्छा रखेगा और आपके दुश्मनों को नेस्तनाभूत भी करता है। ये तुला राशि के लिए जो गोचर है राहु का, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्लियर है? अब बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। मतलब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं या तो फिर लग्न में वृश्चिक राशि बैठा है, तो आपके लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि से ये 5वें गोचर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो 5वें। अब ये पंचम भाव जो होता है वो सुत का होता है, पंचम भाव जो होता है वो पत्नी का होता है, और पंचम भाव जो होता है वो आपके पेट का होता है। पंचम भाव से कई बार वात जनित समस्याएं भी बनते देखी जाती हैं, और कई बार व्यक्ति को शूल उदर रोग भी होता है, गैस्ट्रिक की समस्या भी बनती है। पंचम भाव में राहु का गोचर कई बार मतभेद करता है घर परिवार में, संतान से, संतान को रोग देता है, पत्नी को भी रोगी बनाता है, पत्नी को पेट का रोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार आपको आपके पराक्रम का परिणाम कमजोर मिलता है। इतना ही नहीं, जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का प्रतिफल भी आपको कई बार कमजोर हो सकता है। मतलब अभी एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने बच्चे और अपने मतलब जो दाम्पत्य में जो सामने वाले पार्टनर हैं उनके साथ मतभेद मत लाइए, उनके स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखिए, पिता माता से स्नेह बना करके रखें, क्योंकि पंचम भाव पिता और माता के प्रेम का भी होता है, उनसे लाड का होता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, और जब राहु वहां से गोचर करेंगे तो आपके क्रिएटिविटी को भ्रम में डालेंगे। मतलब खेल के क्षेत्र में, और कई बार मेहनत करने के बाद जो परिणाम होता है वो भी आपकी राशि से 5वें भाव में राहु का गोचर कष्ट देने वाला हो सकता है। एजुकेशन में बाधाएं हो सकती हैं, व्यापार कमजोर हो सकता है, कई बार नैसर्गिक रूप से नुकसान के योग बन रहे हैं। इस वजह से निर्णय पे अपने ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपने परिवार को समय देने की आवश्यकता है, और किसी भी स्थिति में उनके साथ कोई भी मतभेद को जगह ना दिया जाए, तो ये राहु का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कमजोर होगा। इसके साथ साथ मैं आपको और भी ये बात बता दूं, अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में राहु मिथुन के, कन्या के, कुंभ के या तुला के बैठे हैं, या तो लग्न में, चतुर्थ में, दशम में या पंचम या नवम में किसी शुभ ग्रह के संग या भाव के अधिपति के संग बैठे हैं, तो ये राहु का गोचर आपको उतना कष्ट नहीं देगा जितना मैंने बताया है। ये राहु आपको कई बार घाव, फोड़ा, फुंसी भी देते हैं, कई बार हृदय क्षेत्र परेशान होता है, कफ जनित बीमारियां भी होती हैं, कई बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है, और रक्त जनित समस्याएं भी आम बात हो जाती हैं। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले भगवान सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, प्रत्येक दिन अगर हो सके तो श्री हरि स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए, या पीपल के वृक्ष के पास जाकर के बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, या गुरु मंत्र से अगर आप युक्त हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु के मंत्रों का जप करिए, या अगर कुछ भी नहीं याद है तो आपको नाम महामंत्र तो याद है, आप उतना ही कर लेंगे, क्योंकि पंचम भाव से राहु का गोचर आपको जापक भी बनाएगा। ये इतनी सी बात। अब बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न। अगर आपकी कुंडली में, मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, या तो फिर आपका लग्न ही धनु है, तो धनु राशि और धनु लग्न के लिए ये जो राहु का गोचर है वो आपकी राशि से चौथे जा रहा है। मतलब धनु, मकर, कुंभ और मीन, और राशि से चौथे भाव के राहु आपके मन स्थिति को चंचल करेंगे, और अगले 18 महीने तक, यानी कि 2025 के 18 मई तक आपको अपनी निद्रा का विशेष ख्याल रखना है। भरपूर नींद लीजिए, घर में कलह का वातावरण न बनने दीजिए, अपने बच्चों से, अपनी संतति से, अपने माता पिता से
और अपनी चल अचल संपत्ति से जोरदार संपर्क बना करके रखिए। घर में किसी भी तरीके से अपने माथे पे सींग उगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दवाइयों का विशेष ख्याल रखें, कौन सी दवाई ले रहे हैं। इसके साथ साथ आपका मन कितना शांत है, इस पे जरूर काम करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभदायक होगा। इसके साथ साथ अगर हो सके तो भगवान भोलेनाथ को दूध के साथ काला तिल अर्पित करिए और उन्हें इत्र अर्पित करिए। इतना अगर हो सके तो कम से कम, अगर और भी करना चाहें, क्योंकि ये गोचर आपके लिए उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है, ये धन हानि का संकेत खोलता है और आपके मन को भ्रम में रखता है। दुश्मन और दुश्मनी बढ़ा देता है और मित्र जो होते हैं वो और भी अपनी मित्रता कमजोर कर देते हैं, मतलब मित्र दुश्मन हो जाता है। चतुर्थ भाव से राहु का गोचर आपकी राशि के लिए आपको एकाकीपन में लेके जाएगा, डिप्रेस भी कर सकता है, मानसिक अव्यवस्था का शिकार बना सकता है। हो सकता है आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सुनने की आदत हो और मैं वो ना बता रहा हूं, लेकिन बात यही है, कई बार आपको राशि फल में गोलमोल बातें बताई जाती हैं, घुमा फिरा करके आपको लोटपोट किया जाता है और बहुत सारा जैसे कलयुगी प्रभाव होता है कि हम अपने वास्तविक कष्ट और वास्तविक दुर्गुणों को नहीं समझना चाहते हैं। और यही बात आजकल के ज्योतिषियों के ऊपर भी लागू होती है। वो कई बार आपको बहुत ही घुमा फिरा करके अच्छी अच्छी बातें बता करके अपने वीडियो पे व्यूज पाना चाहते हैं, जबकि वस्तुतः अगर ग्रह आपके राशि से और आपके लग्न से अच्छे संबंध में नहीं जा रहा है तो निस्संदेह किसी ज्योतिषी के वो चक्कर में नहीं पड़ेगा। आप भले किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाएंगे, वो ग्रह नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से भगवान का पाला पकड़े रहिए, अपने पराक्रम को बलवान बनाते रहिए, मन को शांत और स्थिर करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में रखिए, साधु जनों को सुना करिए। श्रेष्ठ लोगों का संपर्क आपको फायदा करेगा। राम रक्षा स्तोत्र सबसे ज्यादा लाभ करेगा। भगवान को इत्र जरूर अर्पित करिएगा, भगवान भोलेनाथ को। ये राहु का गोचर आपकी राशि से चौथे है, इस वजह से सबसे ज्यादा घर में कलह बनाएगा। और घर यहाँ है, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त को अहंकार से युक्त रखता है और बेवजह का व्यय भी करवाता है। तो जो भी चीज खरीदने जा रहे हैं, चल अचल संपत्ति वगैरह, उस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। कोई भी नई और बड़ी डील साइन करने से पहले बहुत ही सारे पक्षों को गंभीरता से समझ लेने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। आपकी राशि कौन सी है, मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं, 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और आपकी कुंडली के लग्न में ही 10 नंबर लिखा है। और आपकी राशि और आपके लग्न से ये राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपके कारोबार को ऊंचाइयां देंगे, आपके निर्णय को सही रखेंगे। मतलब मैंने जो यहाँ पे कही थी ना, निर्णय की गलती हो सकती है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ भी, मतलब अब जो है ये राहु का प्रभाव आपके लिए आपके निर्णय को बिल्कुल सटीक दिशा देगा, पराक्रमी बनाएगा। हठ करके व्यक्ति अपने निर्णय को, गलत को भी सही करेगा। सही निर्णय को सही करने की क्षमता तो ये राहु देते ही हैं, गलत निर्णय को भी सही में बदलेंगे। चौतरफा व्यक्ति नाम कमाता है। अगले 18 महीने तक मकर राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। मतलब यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, पद की वृद्धि, लाभ के योग, विवाह के अवसर, और उसके बाद अच्छे अच्छे मिष्ठान का भक्षण करता है, भोजन करता है। साधु जनों से उसकी प्रवृत्ति अच्छी होती है, समाज में प्रेम मिलता है, कारोबार में नुकसान होने के बाद भी वो दोबारा रीगेन करता है और लाभ की स्थिति को प्राप्त करता है। मतलब मकर राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर निश्चित रूप से सुखद और श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। इसमें आपको कारोबार का फायदा मिले, डिग्री बढ़िया मिले, आप जो चाहते हैं वो मिल जाए, बहुत सारी चीजें एक्वायर हो जाएंगी, प्रेम का संबंध उजागर होता है, नए लोगों का आगमन होता है, मित्र और भी मित्रता करते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ये सारे योग आपके लिए अनुकूल हैं और श्रेष्ठ हैं। पर इसको और भी ज्यादा बढ़िया बना करके रखने के लिए आपको चतुर्थी का व्रत उठाना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, लड्डू अर्पित करिए, हाथ से बना हुआ बेसन के लड्डू अपने घर में बना करके उन्हें अर्पित करिए और पंचामृत से उनको स्नान करवाइए, यज्ञोपवीत उन्हें दीजिए। भगवान की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से श्रेष्ठता कायम रहेगी और आपको बहुत ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये राहु का गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए राहु का उनकी राशि से धन भाव में जाना कैसा रहेगा। पहले चूंकि तो आपकी अब बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए राहु का मीन राशि से गोचर कैसा है। अब ये राहु आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में ही अभी शनि का गोचर है।
मतलब आपकी कुंडली में, जो आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं कुंभ राशि में, वहीं पे शनि का गोचर भी हो रहा है और उससे जस्ट दूसरे घर में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा अपने धन के खर्च पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपने मन को व्यवस्थित रखने का दबाव आपके ऊपर काम करेगा। संबंधों को दोयम दर्जे का बिल्कुल भी मत बनाइएगा। किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश पे बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाइए, विशेषतया किसी महिला या फिर स्त्री जातिकाओं को। अगर हो सकता है तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य को ये कमजोर करने का बड़ा ही प्रबल कारण बनेगा। और आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु का गोचर आपको धन हानि का संकेत दे रहा है। इसके साथ साथ आपके मन में बहुत सारे बुरे ख्यालात भी बनाने वाला बनेगा। संबंध कुटुंब जनों से कमजोर हो सकते हैं, इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा नर्चर करने की आवश्यकता होगी। आपकी राशि से ही शनि का गोचर आपके ऊपर से सबसे पहले तो ढैया साढ़े साती का प्रभाव है, और दूसरे भाव में राहु जो आपके जन्म राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं। इस वजह से अपने धन पे, अपने विचारों पे, अपने प्रभावों में, अपनी वाणी का प्रभाव और अपने नेचर को जितना ज्यादा हो सके कोमल बनाने की आवश्यकता होगी। अपने व्यय को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। बाहरी दबाव में आकर के कोई भी निर्णय ना लें, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय ना लें, किसी को ऋण ना दें और ना ही लेन देन करें। कोई बड़ा डील हो उसको शांति से, बहुत ही गहराई से सारे पक्षों का अध्ययन करने के बाद डील फाइनल करें। बेवजह की यात्राओं से बचें और पेट में कुछ भी न डालें। भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत कहता है खाने से पहले उसके बाहरी प्रभावों के बारे में जो व्यक्ति सोचता है उसको ही अन्न कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब आपने वो जो भोजन करना है उससे पहले आपको ये सोचना है कि ये भोजन मेरे पेट के अंदर जाकर के मेरे अंदर कौन सी विकृति और कौन सी अच्छाई पैदा करने वाला है। अगर आप ये विचार करेंगे तो, क्योंकि दूसरे भाव से गोचर करेंगे तो दूसरा भाव भोजन के में रुचि का भी होता है, संबंधों का भी होता है और नैसर्गिक रूप से वो आपको गंभीर बनाता है। तो अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान होगा। इसका अर्थ है कि हमें सबसे ज्यादा अभी श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, घी का हवन करना चाहिए, अगर हो सके तो गायत्री मंत्र से, अगर ना बन पड़े तो कम से कम ओम श्रीयै नमः इसका जप करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो जितना ज्यादा हो सके कोशिश करें अपने आप को शांत रखने की। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। विशेषतया धन का लेन देन बिल्कुल ही सामान्य स्थिति में रह करके ही करने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे राहु के मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए अगले 18 महीने तक का प्रभाव कैसा रहने वाला है। वैसे ये राहु के लिए जो राशि है ये खराब राशि नहीं है। राहु मीन राशि को खराब नहीं मानते, तटस्थ होते हैं, न तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं न तो बुरे। पर वस्तुतः ये राशि मीन की जो राशि है वो राहु के लिए शुभदायक ही है। हाँ, पर एक बात है कि आपके राशि से ही राहु का गोचर आपको भ्रम में डालेगा, कई बार बेवजह का काम नुकसान भी कराता है। इस वजह से सावधानी आवश्यक है। अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपनी उच्च शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और इतना ही नहीं, आपको दाम्पत्य पे भी सावधान रहना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या पे फोकस करना होगा, अपने भोजन पे फोकस करना होगा, अपने आप को कैसे ऊर्जावान बनाया रखा जाए इस पे दिमाग लगाना होगा, और आपके मति बुद्धि को कैसे और भी ज़्यादा ब्रॉड बनाया जाए इस पे विचार करना चाहिए। वैसे राहु का मीन राशि वालों के लिए गोचर धन हानि के संकेत भी देता है, पर धन लाभ के संकेत देगा, पर मेहनत करवाने के बाद। एजुकेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर डिग्री कमजोर पड़ जाएगी, और कई बार 2 रुपए लगा करके 10 रुपए कमाने के चक्कर में व्यक्ति को आर्थिक क्षति भी होती है। इस वजह से यहाँ पे आकर के आपको थोड़ा सावधान और सतर्क होना ज्यादा जरूरी होता है। अगर मीन राशि और मीन लग्न के हैं तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, या सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। अगर इतना ना हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए रात्रि में, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम आपको शिव जी को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जय गजानन का स्मरण, ओम गंग गणपतये नमः का जप और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये जो मीन राशि का गोचर है वो आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, तो नुकसान भी उतना नहीं है। मतलब ये आधा फायदा आधा नुकसान वाली बात है। तो ये मैंने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि और मीन लग्न तक के सभी जातक और जातिकाओं के लिए राहु का अगले 18 महीने तक का गोचर कैसा है।
विशेषतया ये कार्यक्रम आपको एक साथ भी मिलेगा और अलग अलग भी मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।